नमस्कार, आपका स्वागत है दैनिक साहित्य में। लीजिए सुनिए सत्यजीत रे जी की लिखी कहानी प्रोफेसर शंकु और लाल मछली का रहस्य। और अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। 13 जनवरी। पिछले कई दिनों जिक्र करने लायक कोई घटना नहीं घटी, इसीलिए डायरी नहीं लिखी। आज एक स्मरणीय दिन है, इसलिए कि आज मेरा लिंगुआग्राफ बन गया। इस यंत्र से किसी भी भाषा की बात रिकॉर्ड होकर महज 3 मिनट में उसका बंगला अनुवाद छपकर निकल आता है। मुझे ये जानने की बड़ी ललक थी, जानवरों की भाषा का कोई मतलब होता है या नहीं। आज अपने बिल्ले न्यूटन की कुल 3 म्याऊं को रिकॉर्ड करके उसके 3 मतलब निकाले। एक में बोला दूध चाहिए, एक में मछली चाहिए, एक में चूहा चाहिए। तो क्या बिल्लियां भूख लगे बिना बोलती नहीं? और 2 तरह की म्याऊं रिकॉर्ड किए बिना ये जानने का उपाय नहीं। मछली की चर्चा आते ही आज एक बंगला अखबार में जो एक खबर छपी है, ये सच है कि झूठ नहीं जानता, उसकी याद आ गई। वो खबर यदि मनगढ़ंत भी हो तो गढ़ने वाले की कल्पना शक्ति की तारीफ करनी चाहिए। वो खबर यहां दिए दे रहा हूं। गोपालपुर, 10 जनवरी। स्थानीय संवाददाता के एक विवरण से गोपालपुर के समुद्र तट की एक आश्चर्यजनक घटना प्रकाश में आई है। उस विवरण में यह कहा गया है कि कलनूलिया वर्ग के कुछ मछुआरे जाल डालकर जब उसे खींचकर ऊपर लाए तो जाल में से लाल रंग की 20-25 मछलियां कूदती हुई फिर से समुद्र के पानी में गायब हो गई। नूलिया लोगों में से कोई भी ये नहीं बता सका कि ये किस तरह की मछली है, और जाल में से निकलकर मछली का यो भाग जाना भी उनके अनुभव में सर्वथा नया था। मेरे पड़ोसी अविनाश बाबू ने इस समाचार को पढ़कर कहा, बस ये तो इब्तदा है, अब देखिएगा। मछली बंसी डालकर जमीन से आदमी को फंसा फंसाकर फ्राई करके खा रही है। जलचर, थलचर और नभचर, इन्हीं 3 वर्गों के जीवों पर आदमी आज तक जुल्म ढाता चला आ रहा है। किसी न किसी दिन उसका पल भोगना पड़ेगा। इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? मैं तो साहब अरसे से वैष्णवी भोजन की सोच रहा हूं। अविनाश बाबू की आखिरी बात झूठ थी, और कुछ न सही, कम से कम हिल्सा मछली की गंध मिल जाने पर अविनाश बाबू और मेरे न्यूटन में कोई फर्क नहीं रह जाता। ये मैंने अपनी आंखों देखा है बहुत बार। मगर अविनाश बाबू कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोलते ही हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। आज सर्दी जरा ज्यादा ही पड़ी है, ये भी एक घटना है। अपनी प्रयोगशाला के थर्मामीटर में सवेरे देखा 42 डिग्री फ़ारेनहाइट। गिरिडीह में जमाने से ऐसी सर्दी नहीं पड़ी। मेरी एयर कंडीशनिंग गोली अच्छा काम कर रही है। कमीज की ऊपर वाली जेब में एक गोली रख लेता हूं। गरम कपड़े की कोई जरूरत नहीं पड़ती। 16 जनवरी। आज के स्टेट्समैन के पहले पृष्ठ पर जो एक खबर छपी है, उसका हिंदी तर्जुमा यहां दे रहा हूं। वाल्टेर, 14 जनवरी। एक स्थानीय समाचार से यह जाना गया कि कल सवेरे नाइजीरिया का एक युवक नहाते हुए एक मछली के काटने से जान से हाथ धो बैठा। लार्स कर्नस्टाट नाम का 28 साल का ये जवान अपने एक मित्र मद्रासी परमेश्वर के साथ नहाने के लिए पानी में उतरा था। अचानक भारतीय युवक ने अपने मित्र की चीख सुनकर मुड़कर उसकी ओर ताका। देखा, बित्ता भर की एक लाल मछली कर्नस्टाट के गले में दांत गड़ाए लटकी हुई है। परमेश्वर जब तक लपक कर अपने मित्र के पास पहुंचा, वो मछली पानी में गायब हो चुकी थी। कर्नस्टाट तुरंत बेहोश हो गया। उसे खींचकर सूखी रेती तक लाते लाते उसके प्राण खेरू उड़ चुके थे। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। बहरहाल वाल्टेर के समुद्र में नहाने की मनाही कर दी गई है। पहले गोपालपुर फिर वाल्टेर। दोनों मछलियां एक ही जाति की लगती हैं,
या तो दोनों ही खबरों को गप कहकर उड़ा दिया जा सकता है, या फिर दोनों पर विश्वास करना चाहिए। आज तमाम दिन मछलियों के बारे में पढ़ा। जितना ही पढ़ा, इन दोनों घटनाओं की अस्वाभाविकता उतनी ही समझ में आई। सवेरे इस खबर को पढ़कर बैठक में बैठा सोचने लगा। इसी मौके से एक बार गोपालपुर घूम आता तो बेजा नहीं था। ऐन वक्त पर अविनाश बाबू कूदते हाफते हुए आध धमके और अपने हाथ के अखबार को मेरी नाक के सामने हिलाते हुए बोले, पढ़ लिया जनाब। पढ़ा? क्या कहा था मैंने? आदमी के खिलाफ अभियान ऑलरेडी शुरू हो गया। मैंने कहा, तो मैं ये कहूंगा कि अभियान मेरे खिलाफ नहीं, आपके खिलाफ है, क्योंकि मैं नाममात्र को भी मांस-मछली नहीं खाता और आपको दोनों जून 5 टुकड़ी मछली हुए बिना नहीं चलता। अविनाश बाबू धप से सोफे पर बैठ गए। अखबार को बगल में फेंक कर बोले, क्या खूब कहा आपने। मछली के बगैर लोग जीते कैसे हैं, नहीं जानता। मैंने इस पर कुछ नहीं कहा, बस पूछा, समुद्र देखा है? अविनाश बाबू ने अपने गुलूबंद को और अच्छी तरह से गले में लपेटते हुए कहा, दूर। समुद्र क्या, हाथी। जाऊं जाऊं करते करते पुरी तक तो जाना नसीब नहीं हुआ। बात दरअसल क्या है, बताओ। समुंदर की मछली मुझे रुचती नहीं, और मैंने सुना है वहां वही सब खाना पड़ता है। मेरे गोपालपुर जाने का इरादा सुनकर भले आदमी जरा चुप रहकर बोले, आपके साथ लटक जाओ क्या? 60 से ज्यादा उम्र हो गई, आज तक समुद्र नहीं देखा, मरुभूमि नहीं देखी, खांडली पहाड़ के सिवाय पहाड़ नहीं देखा। आखिर मरते वक्त अफसोस करके मरना होगा क्या? मैंने गोपालपुर जाना एक प्रकार से तय कर लिया। इस अनोखी मछली का पता न भी चले तो एकांत में मेरे लिखने पढ़ने का काम बहुत कुछ आगे बढ़ जाएगा और जलवायु परिवर्तन भी हो जाएगा। 21 जनवरी, 2 दिन हुए गोपालपुर आया हूं। आखिर अविनाश बाबू ने मेरा पीछा पकड़ा, लेकिन मैं होटल में ठहरा और वो वही के एक बंगाली सज्जन के पेइंग गेस्ट होकर रहे। आदमी जरा वैसे से हैं, इसीलिए ये इंतजाम। बोले, उन सब अंग्रेजी होटलों में क्या कहकर किस चीज का मांस खिला देता है, उससे पैसा देकर हिंदू के घर में रहना अच्छा है। अपने नौकर प्रहलाद को छोड़ आया हूं, लेकिन न्यूटन को साथ ले आया हूं। वो यहां आकर केकड़ों के पीछे खूब पड़ गया है। अभी तक लाल मछली का कोई पता नहीं चला। यहां के भले लोगों में से किसी ने वो मछली नहीं देखी जिन नूलियों के जाल में वे फंसी थी। मैंने उनसे बातें की। उन लोगों ने तो कहा, ऐसी घटना उनकी 7 पुश्तों में कभी नहीं घटी। जाल खींचते समय उनके पानी में रहते ही उन लोगों ने मछली का अनोखा रंग देखकर समझा था कि ये कोई नई किस्म की मछली फंसी है। जाल को जमीन पर खींचकर खोलते ही और मछलियों की भीड़ में से वे लाल मछलियां एक ही साथ उछली और कूदती हुई पानी में जा रही। उनका कूदना बहुत कुछ मेंढकों जैसा था और वो पूंछ पर टिककर बिल्कुल खड़े होकर। नूलियों ने शायद ये भी देखा था कि मछली की पूंछ 2 हिस्सों में बंटी थी और पावसी हो गई थी। काश कोई कैमरा वाला आदमी उस समय रहा होता। मैं अपने साथ कैमरा ले आया हूं। काम के कुछ अन्य औजार भी लाया हूं। पता नहीं इनके उपयोग का मौका लगेगा या नहीं। मेरा इरादा यहां सिर्फ 7 दिन रहने का है। इसी अरसे में जो हो जाए। कल होटल में एक जापानी सज्जन आए हैं। डाइनिंग रूम में परिचय हुआ। नाम है हमाकुरा। टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं, बड़े कष्ट से समझना पड़ता है। भाग्य से मैं अपना लिंगुआ ग्राफ लेता आया था। इससे 2 काम हुए। भले आदमी से मजे में बातचीत की जा सकती है
और उन्होंने भी मेरी वैज्ञानिक प्रतिभा को अच्छी तरह से जान लिया है। वो काम क्या करते हैं ये नहीं जान पाया था। इस विषय में पूछने पर वो उल्टा प्रश्न कर बैठते थे। इतना छिपाने का क्या कारण हो सकता है, नहीं समझ पाता। कल तीसरे पहर मेरी तरह वो भी समुद्र के किनारे टहलने के लिए गए थे। अक्सर ही मैंने देखा, रुक रुक कर वो एकटक समुद्र की ओर ताक रहे हैं। सुना है जापान में मोती का व्यापार होता है और जापानी मोती का नाम है। वो क्या इसी धंधे के सिलसिले में आए हैं? 23 जनवरी, परसों रात से ही तरह तरह की घटनाएं घटने लगी है। जापानी सज्जन भी मेरे ही समगोत्री, यानी वो भी वैज्ञानिक है। और उनके गोपालपुर आने का क्या मतलब है, इन बातों का पता कैसे चला, पहले ये बता दूं। कल सवेरे रोज की तरह समुद्र के किनारे जाकर नलियों का जाल खींचना देख रहा था। जाल में एक नए प्रकार का समुद्री जीव ऊपर आया। किताब में इसकी तस्वीर देखी थी, पर नाम नहीं याद आ रहा था। उसका कोई स्थानीय नाम है या नहीं, नूलियों से पूछने ही जा रहा था कि पीछे से हामाकुरा की आवाज सुनाई पड़ी, रायन फिश। वास्तव में लायन फिश। मैंने खासा अवाकसा होकर कहा, आपको इन बातों में रुचि है, क्यों? वो सज्जन जरा हंसकर बोले, यही मेरा पेशा है। मैं 25 साल से सामुद्रिक प्राणितत्व पर गवेषणा कर रहा हूं। ये जानकर मैंने फिर से उनसे गोपालपुर आने का कारण पूछा। हामाकुरा ने बताया, वो सिंगापुर से आ रहे हैं। वही समुद्र के किनारे गवेषणा कर रहे थे। एकाएक एक दिन वहां गोपालपुर में जामुपिनी फिश की खबर पढ़कर उसे देखने की आशा में यहां चले आए। जामुपिनी से मतलब जंपिंग का है। ये समझने में कठिनाई नहीं हुई। जापानी लोग संयुक्ताक्षर को तोड़कर किस तरह से दो अलग अक्षरों की तरह उच्चारण करते हैं, ये मैं इन कई दिनों में जान गया हूं। हलंत भी उनकी भाषा में नहीं है और नहीं लग का प्रयोग। हामाकुरा के उच्चारण में, इसीलिए सिंगापुर और गोपालपुर का उच्चारण हुआ सिंगापुरो और गोपालपुरो। और मैं हो गया पोरोफेसोरो शोनोकू। जो भी हो, मैंने भी हामाकुरा से बताया, गोपालपुर आने का मेरा भी एक ही उद्देश्य है, लेकिन जो रवैया देख रहा हूं उससे लग रहा है कि आने का कोई खास लाभ नहीं होगा। हामाकुरा मेरी बात सुनकर क्या कहने जा रहा था, पर नहीं बोला। शायद हो कि भाषा के अभाव से ही उसका कहना अटक गया। शाम के समय हम लोग रोज बरामदे पर बैठे रहते हैं। बरामदे से एक डग उतरते ही रेत, और रेत पर 100 गज चलने के बाद ही समुद्र। कल तीसरे पहर में और हामाकुरा अगल बगल डेकचेयर पर बैठे थे और एक कारा मछली का दांत खरीद लाकर अविनाश बाबू कह रहे थे कि इसे घर में रखने से चोर नहीं आता। ऐसे में एक अजीब बात हो गई। सांझ की धुंधली रोशनी में साफ ही देखा कि समुद्र के बीच से जाने कैसी सी चीज निकली और दूसरे ही क्षण उसके ऊपर एक हरी रोशनी जल उठी। अपनी जापानी भाषा में जाने क्या बोलकर हामाकुरा अपने कमरे में उछल कर चला गया। उसके बाद उस कमरे से खटखट, पीपी आदि तरह तरह की आवाज आने लगी। देखा कि वो हरी रोशनी जलती है और बुझती है। उसके बाद एक समय वो जलती ही रह गई, बुझी नहीं। इधर अविनाश बाबू उत्तेजित हो उठे, बोले, ये तो गोया बायोस्कोप देख रहा हूं। साहब, ये हो क्या रहा है, सो तो कहिए, वो कौन सी चीज है? इतने में हामाकुरा कमरे से निकल आया। उसे देखकर लगा कि वो बड़ा निश्चिंत सा लग रहा है, खुश भी। हरी रोशनी की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, माई शिप, तू गो डाउन, आनुदा वाता। समझ गया, वो सबमरीन जैसा कच हैंडर वाटर यानी समंदर के नीचे चलता है। मैंने पूछा, उसमें कौन है? हामाकुरा ने कहा, तानाका, माई फ्रेनो दो,
योर फ्रेंड? हामाकुरा ने बार बार सिर हिलाकर कहा। वी टू सानेतिस गो डाउन टू सुतादी राइफ आनुदा वाता, यानी हम दोनों साइंटिस्ट हैं। गो डाउन टू स्टडी लाइफ अंडर वाटर। समझ गया कि तानाका हामाकुरा का सहयोगी है। वे दोनों एक साथ समुद्र के अंदर उतरकर समुद्री जीवों के बारे में खोजबीन करते हैं। अब साफ देखने में आया कि जहाज हम लोगों की तरफ बढ़ आया है और उसकी रोशनी क्रमश तेज हो रही है। हामाकुरा बरामदे से बालू पर उतरा और समुद्र की ओर जाने लगा। हम दोनों ने उसका पीछा किया। जहाज के बारे में बड़ी उत्सुकता हो रही थी। समझ गया कि हामाकुरा इतने दिनों से इसी का इंतजार कर रहा था। बालू पर से चलते हुए अविनाश बाबू ने फुसफुसाकर मेरे कानों में कहा, मुझे आशा है अपने बचाव के लिए आपके पास हथियार आदि है। मुझे लेकिन इनके रवैये अच्छे नहीं लग रहे हैं। या तो ये गुप्तचर हैं या स्मगलर, ये मैं कहे देता हूं। पानी पर से वो सबमरीन जिस तरह से चला आया, उससे समझा एम्फिबियन है, यानी पानी पर भी चलता है, जमीन पर भी। पुरी का समुद्र तट रहा होता तो इस जहाज को देखने के लिए हजारों आदमी जमा हो गए होते। लेकिन गोपालपुर में इस जहाज के आने की बात को जाना केवल मैंने और हामाकुरा ने। आकार में वो जहाज हमारे होटल के कमरे से ज्यादा बड़ा नहीं था। बनावट में मछली से उसकी बेहद कच समानता है। गो की मां उसका चिपटा है। नीचे 3 पहिए, 2 और 2 डैने और पूंछ की तरफ एक पतवार सा देखा। कंधे पर जो डंडा सा है वो पानी के अंदर पेरिस्कोप का काम करता है। इसी डंडे के ऊपरी सिरे के पास वो हरी रोशनी है। पानी को पार करके किनारे के पास पहुंचते ही जहाज रुका। उसकी दोनों बगल से कांटे जैसी 2 चीजें निकली। वो बालू में कुछ गहराई तक गड़ गई। उसने जहाज को सखी के साथ मिट्टी से अटका दिया। समझ गया अब वो हलकोरों से भी नहीं हटेगा। उसके बाद देखा, जहाज के एक ओर का दरवाजा खुल गया। उसके अंदर से चश्मा पहने एक नाटे कद का गोलमटोल खुशमिजाज आदमी उतरा। उतरकर उसने हामाकुरा से हाथ मिलाया, फिर हमारी तरफ मुड़कर बार बार घुटने झुकाकर अभिवादन करने लगा। इसी बीच हामाकुरा ने अपने सहयोगी से हमारा परिचय करा दिया। अविनाश बाबू ने फुसफुसाकर कहा, मैं तो यही जानता था कि अति भक्ति चोर का लक्षण है। ये सज्जन बार बार इतना झुक क्यों रहे हैं, बताइए। मैंने भी फुसफुसाकर कहा, जापान में चोर, छिछोरे, साधु सन्यासी सभी इसी तरह से झुकते हैं। इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं। समुद्र से होटल आया तो सारी बातें साफ साफ मालूम हुई। तानाका सिंगापुर में हामाकुरा के साथ था। वो गोपालपुर तक तमाम रास्ता समुद्र के नीचे ही नीचे आया है। हामाकुरा आकाश मार्ग से और स्थल पर होकर आया है। गोपालपुर को केंद्र बनाकर वे दोनों समुद्र के नीचे उस लाल मछली की खोजबीन करेंगे। मैंने पूछा, मिस्टर तानाका पानी के नीचे नीचे इतनी दूर तक आए, उन्होंने क्या वो लाल मछली एक भी नहीं देखी? तानाका हामाकुरा से भी कम अंग्रेजी जानते थे। मैं अपने लिंगुआ ग्राफ की मदद से जान सका कि उन्हें लाल मछली का कहीं कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन दूसरे जलजीवों में उन्होंने एक अजीब हलचल सी देखी। रंगून के पास से गुजरते हुए उन्होंने बहुत सी मरी हुई मछलियां भी देखी। उनमें से कुछ हंगर और कुछ सोज भी थे। इसका कारण तानाका कुछ भी नहीं समझ सके, लेकिन उन्हें ऐसा ख्याल हुआ कि लाल मछली न सही, किसी जलचर प्राणी का उत्पात ही इन मौतों का कारण है। तानाका थके हुए थे, इसलिए उस समय प्रश्न करके उन्हें तंग नहीं किया। अविनाश बाबू मेरे कमरे में आकर बोले, समुद्र के नीचे नीचे मजे में घूमते फिर रहे हैं। ये तो बड़ी अनोखी बात है। देखते देखते क्या नहीं हुआ।
भले आदमी को ये नहीं मालूम है कि सबमरीन नाम की एक चीज का बहुत पहले ही आविष्कार हो चुका है। लोग तभी से पानी के नीचे नीचे घूम रहे हैं। हाँ, पहले बहुत ज्यादा गहराई तक उतरना संभव नहीं था। वो शायद जापान के बनाए जहाज से संभव हुआ है। अविनाश बाबू ने कहा, सुनते हैं, इस जगह से बहुत जल्दी ही मन ऊबने लगता है, लेकिन अब लग रहा है कि मन लग जाएगा। मैं एक खासे रोमांच का अनुभव कर रहा हूं। इतने पास से दो दो जापानियों को एक साथ देख पाऊंगा, ये कभी सोच भी नहीं सका था। मगर ये मछली उछली की बात पर मुझे यकीन नहीं आता है साहब। लाल मछली, ये लाल मछली भी कोई नई चीज है भला। गिरिडीह में अपने मित्र के यहां ही तो एक गमले में भरी हुई कितनी तरह की मछलियां हैं, लाल, नीली, और कूद कर चलना ही ऐसी क्या आश्चर्य की बात है। कवे मछली को कान से चलते नहीं देखा है आप लोगों ने? वो भी तो एक प्रकार से कूदना ही हुआ। अविनाश बाबू के चले जाने के बाद खा पी करके 2-1 घंटा एक लेख लिखने के काम को कुछ आगे बढ़ाकर फिर बाहर बरामदे पर जा खड़ा हुआ। रात के 9 बजे से बिजली की गड़बड़ी से बत्तियां गुल हो गई थी, इसलिए बैरा आकर कमरे में मोमबत्ती दे गया था। बाहर निकलने पर देखा सब सुनसान, अंधेरा। बरामदे के दूसरे छोर पर तानाका और हामाकुरा के कमरे थे गलबे, दोनों ही कमरे अंधेरे थे। शायद दोनों सो गए थे। बड़ी दूर से जाने कहां से ढोल की आवाज आ रही थी। शायद हो कि नूलियों का कोई पर्व त्योहार हो। उसके सिवाय और जो शब्द था वो समुद्र की लहरों का निश्वास। मैं बरामदे से बालू पर उतरा। अभी भी चांद नहीं निकला था। हल्की सी आहट हुई। मुड़कर देखा, न्यूटन कमरे से बरामदे में निकल आया है। उसकी नजर समुद्र की ओर थी। रोए खड़े हो गए थे और पूंछ फूलकर ऊंची उठाई थी। मेरी भी नजर समुद्र की ओर गई। चूंकि समुद्र के पानी में फास्फोरस होता है, इसलिए वो अंधेरे में भी साफ दिखता है। लेकिन उस समय फास्फोरस की उस नीली सी आभा के अलावा भी दूसरी एक रोशनी दिखाई पड़ी। ये रोशनी जलते हुए कोयले जैसी लाल थी, और वो लाल आभा किनारे से लगी यहां से वहां तक, जहां तक नजर जाती थी चली गई थी। आभा ये स्थिर भी नहीं थी, हिलती थी, चलती सी लग रही थी, आगे पीछे जा रही थी। उस लाली की तरफ देखकर न्यूटन गुरगुर करने लगा। मैंने जाकर झट उसे गोदी में उठा लिया। अपना सुपर टॉर्च लगा बाइनोकुलर लेकर कमरे का दरवाजा बंद करके फिर बरामदे पर आया। टॉर्च को जलाकर लाल आभा को निशाना बनाकर बाइनोकुलर को आंखों में जैसे ही लगाया कि आंखें चौंधियाने वाला एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई पड़ा। कतार की कतार सीधे खड़े, देखने में मछली जैसे कोई जीवन में से हर एक के बदन से लाल आभा छिटक रही थी, और वे जैसे कौतूहल से सूखे की ओर ताक रहे थे। लेकिन ये दृश्य मिनट भर से ज्यादा देखने का सौभाग्य नहीं हुआ। मेरी रोशनी की वजह से या और किसी कारण से पता नहीं सारी मछलियां एक ही साथ हठात पानी में चली गई। उसी के साथ दूर तक फैली आग की वो लकीर भी गायब हो गई, सिर्फ फास्फोरस की नीली आभा ही रह गई। मैं और भी कुछ देर तक समुद्र की ओर ताकते रहने के बाद धीरे धीरे सोचता हुआ अपने कमरे में चला आया। ये कैसे अजाने और अजूबे जीव का आविर्भाव हुआ? इतने दिनों तक ये कहा थे। इन्हीं में से एक के काटने के कारण वाल्टर में एक आदमी की जान गई। तो क्या ये सब आदमी के दुश्मन हैं? तानाका ने जिन मछलियों को समुद्र के नीचे मरा हुआ देखा, उनकी मौत के कारण भी यही है क्या? रात काफी हो चुकी थी। कमरे में आकर सो गया। अच्छी नींद नहीं आई। उसकी एक वजह न्यूटन का बार बार गुर्राना थी। सवेरे अपने जापानी मित्रों को रात वाली घटना बताई। तानाका बोला, तो लगता है हमें ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा।
वो सब बेशक आस ही पास है। मैंने जरा आगा पीछा करके आखिरकार अपने मन की बात कही दी। आप लोगों के उस जहाज में 2 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते? हामाकुरा ने कहा, हम लोग 6 आदमी तक उस जहाज से नीचे गए हैं, लेकिन ज्यादा दिन अंदर रहना हो तो 4 जने से ज्यादा को नहीं लेना ही ठीक है। मैंने कहा, आप लोगों को एतराज न हो तो मैं अपने बिल्ले को लेकर आपके साथ चलना चाहता हूं। अपने खाने पीने का प्रबंध हम कर लेंगे, आपको नहीं सोचना होगा। हामाकुरा न सिर्फ राजी हुआ बल्कि खुश भी हुआ। तानाग जरा पुरमजाक आदमी है। बोला, आपका ये यंत्र साथ में रहे तो शायद मछलियों की भाषा समझ में आ जाए। तय पाया कि कल यानी दूसरे दिन सवेरे हम लोग रवाना होंगे। उन लोगों के पास 7 दिन की खुराक थी। उतने दिनों तक हम लोग लगातार समुद्र के नीचे घूम सकेंगे। खुशकिस्मती थी कि गोपालपुर आया था और सौभाग्य से ही हामाकुरा यहां आया था। समय मिलता तो ऐसा एक जहाज बना लेना मेरे लिए नामुमकिन नहीं था, मगर बहरहाल जापानियों के इस जहाज के लिए भगवान को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सका। हमारे होटल की मैनेजर एक स्विस महिला थी। उससे कहा, हमारे ये कमरे और किन्हीं को न दिए जाएं। इस भद्र महिला जैसा कौतूहल विहीन आदमी मैंने नहीं देखा। हम लोगों की ऐसी उत्तेजना, इतनी कल्पना जल्पना, यहां तक कि पिछली रात लाल मछलियों के निकलने की सुनकर भी वो जरा भी विचलित न हुई, या यूं कहें उसे जरा भी कौतूहल नहीं हुआ। वो बोली, जितने दिनों तक रह चुके हो उसका किराया चुका देने से जो कई दिन नहीं रहोगे उसका किराया मैं नहीं जो दूंगी। मैं ये किराया अभी इसीलिए ले लेना चाहती है कि कहीं समुद्र के पेट में ही तुम लोगों की समाधि न हो जाए। अजीब थी वो स्त्री। दोपहर में अविनाश बाबू आए। मुझे सामान सहेजते देखकर बोले, क्यों जनाब, लौटने का मंसूबा गांठ रहे हैं क्या? अजी, अभी अभी तो खेल जमा है। मैं अविनाश बाबू के बारे में जरा किंतु परंतु कर रहा था, लेकिन यह भी सोच रहा था कि अभी अविनाश बाबू के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने इसी बीच 2-1 बंगाली सज्जनों से काफी घनिष्ठता कर ली है, इसलिए यह भी नहीं कि मैं उन्हें अथाह मंझधार में छोड़े जा रहा हूं। मैंने अपनी तैयारी का कारण जो बताया तो अविनाश बाबू जरा देर के लिए गुम हो गए। उसके बाद एक बारगी हाथ पैर पटक कर बोले, भीतर ही भीतर आपने ये मंसूबा कर रखा था। आप तो अच्छे खुदगर्ज आदमी हैं जनाब। ये प्रिविलेज सिर्फ आपको ही क्यों मिलेगा? आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, मगर मछलियों की जानकारी आपको क्या है? मैं तो फिर भी मछलीखोर हूं, चाहकर मछली खाता हूं, और आप तो प्रैक्टिकली मछली खाते ही नहीं। मैंने किसी प्रकार से उन्हें रोकथाम कर कहा, यदि आपको भी अपने साथ कर लूं तो आप खुश होंगे? बेशक, ऐसा मौका हाथ से कौन जाने देता है। मेरे बीवी नहीं है, बाल बच्चे नहीं हैं। आखिर मुझे बंधन काहे का है? इससे आखिर कुछ करना होगा। लोगों को कम से कम ये कह सकूंगा कि फॉरेन गया था। सो वो मछली का मुल्क था कि आदमी का, ये कहने की क्या जरूरत है? हामाकुरा को अविनाश बाबू के बारे में कहा तो वो भरमुंह हंसकर बोला, वी जापनी तुयु वेनेगारी तू पारुफे के तू, यानी हम 2 जापानी, तुम 2 बंगाली, परफेक्ट। कल सवेरे हम लोगों का अभियान शुरू होगा। भाग्य में क्या है भगवान जाने, लेकिन इतना जानता हूं कि यह सुअवसर खोना गलत होता, और चाहे जो हो एक नई दुनिया देखी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 24 जनवरी, ठीक 12 घंटे पहले हम समुद्र के नीचे उतरे हैं। यहां डायरी लिखने का सुयोग सुविधा होगी या नहीं पता न था। गया तो देखा बड़े आराम से हूं। इंतजाम इतना अच्छा था और थोड़ी ही जगह में केबिन को इतने ढंग से प्लान करके बनाया गया था
कि जरा देर के लिए भी भीड़ की घुटन नहीं महसूस हुई। सांस लेने की कोई तकलीफ नहीं। खाने पीने का इंतजाम जापानी था। वो मुझसे नहीं चलेगा, इसलिए मैंने अपनी वटिका इंडिका की एक गोली से ही काम चला लिया। मेरी बनाई हुई ये गोली एक ही खा ले तो दिन भर का खाना हो जाता है। जापानी लोग कच्ची मछली खाना पसंद करते हैं। ये लोग भी वही खा रहे थे, इसलिए न्यूटन को बड़ी सुविधा हो गई थी। अविनाश बाबू ने आज साग भाजी खाई, एक प्याला जापानी चाय का पिया। मैं समझ गया, इससे न तो उनका पेट भरा, न मना कहा। कल एक गोली मेरी वाली ही खा लेंगे। गो कि मुझे मालूम है मेरी इस गोली का उन्हें जरा भी विश्वास नहीं है। मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि जब से यहां आया हूं मेरे मन में खाने की बात ही नहीं आती, क्योंकि मेरा सारा मन केबिन की उस तिकोनी खिड़की पर लगा था।